तो गाइस आज हम लोग चंद्रशेखर भैया से मिलने जा रहे हैं, तो चलिए आप लोग को सीधा मिलाते हैं पटना के मिलर हाई स्कूल पर चंद्रशेखर भैया के साथ। ओके, तो गाइस देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग पहुँच गए हैं पटना पुल पे। तो आज चंद्रशेखर भैया से मिलकर ही जाना है। चलिए देख सकते हैं यहाँ पे पटना का पुल है, ठीक है। हैं यहाँ पे पटना का नज़ारा। ये मेरा बंदा लोग, ये कोलकाता बंदा है। कहाँ जा रहा है? पटना। किससे मिलने? चंद्रशेखर रावत भैया से मिलने जा रहा है ये लोग। तो देख सकते हैं पटना का नज़ारा, देख लीजिए। पूरा पानी सूखा हुआ है नहीं रे, आगे होगा ये अब नदी आ गया है, ठीक है। पानी है या नहीं, ये पानी सूखा हुआ है, थोड़ा सा है पर देख सकते हैं थोड़ा सा ही पानी। तो गाइस हम लोग पटना पहुंच चुके हैं, देख सकते हैं आप लोग। अभी चंद्रशेखर भैया नहीं आए हैं, ठीक है। थोड़ी ही देर में आने वाली है, तब तक हम लोग यहाँ पे घूम रहे हैं, ठीक है। तो चलिए तब तक के लिए यहाँ पे आप लोग को दिखाएंगे। चलिए आगे चंद्रशेखर भैया, चलिए दिखाते जिंदाबाद 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 चंद्रशेखर जिंदाबाद 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 कृपया करके मीडिया पार्टी के पीछे जिंदाबाद जिंदाबाद चंद्रशेखर भैया जिंदाबाद चंद्रशेखर भैया जिंदाबाद। देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया। और जिनके पास VIP पास है इनके अपने लिए सुन सकते हैं। अगर नहीं सुन सकते हो तो ऐसे शब्दों का प्रयोग मीडिया के साथ में किसी कम नहीं है। जो वक्ता जनता को देख भी ना पाए, उसके मुंह के सामने इतने कैमरे लगे। क्या तो बिहार में पत्रकार ज्यादा है या फिर बिहार के हर मैदान में पत्रकार बनने की खबर। तो मैं आपसे आग्रह करूंगा, सामने
पेरियार यादव, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, जननायक कपूरी ठाकुर, महाराजा चौहरमल, बिजली काशी, अर्जक संघ के संस्थापक सदस्यों में रहे चौधरी महाराज सिंह भारती, महामना रामसु वर्मा, मान्यवर दीना भाना वाल्मीकि और मेरे गुरु मान्यवर साहब काशीराम जी को आज हम सब लोग एक विशेष उद्देश्य के लिए पटना में इकट्ठा हुए हैं और जब मैं यहाँ आया और जिस तरह का प्यार, जिस तरह की संख्या मैंने आपकी देखी तो मेरा विश्वास मजबूत हुआ कि समाधान सुनिश्चित है। आपकी समस्याओं का समाधान आने वाले कल में सुनिश्चित है, क्योंकि जब आप अपनी समस्याओं के लिए ईमानदारी से काम करोगे और समस्या का हल ढूंढने का प्रयास करोगे तो क्योंकि भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था है और बिहार तो लोकतंत्र के जननायकों में से बड़े बड़े नेता जिन्होंने बिहार में जन्म लिया, ये क्रांतिकारी धरती है। यहाँ की समस्याओं का हल तो बहुत जल्द सुनिश्चित हो जाएगा। आज आपका जुटा ये जनसमूह इस बात की गवाही दे रहा है कि आने वाला कल कमजोरों का, गरीबों का, दलितों का, पिछड़ों का, आदिवासियों का, मुसलमानों का, अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों का, जातियों के गरीब लोगों का है। ऐसा विश्वास मेरा आज आपकी संख्या के आधार पर यहाँ मजबूत हो रहा है। साथियों, मैंने बहुत सारी समस्या आपकी सुनी, वक्ताओं के माध्यम से मंच पे मैंने बहुत सारी समस्याओं को जाना और एक बहुत बड़ी संख्या यहाँ माताओं बहनों की भी है जो बड़े लंबे समय से जिम्मेदारी से इस मंच की तरफ देख रही है। बहुत बड़ी संख्या में नौजवान और जिम्मेदार लोग भी पहुंचे हैं। हालांकि आप भी जानते हैं कि पहले रैली 1 तारीख को होनी थी, लेकिन प्रशासन और सरकार द्वारा परमिशन नहीं दी गई और 1 तारीख के कार्यक्रम को आगे बढ़ा के 8 तारीख को करना पड़ा। शायद सरकार की ये मंशा रही होगी कि जब 1 तारीख को कार्यक्रम नहीं होगा तो 8 तारीख का कार्यक्रम फेल हो जाएगा। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि वो आपकी शक्ति से इनकी अनभिज्ञ है, उनको आपके संघर्ष की जानकारी नहीं है, इसलिए उनको ऐसा लगा कि अगर एक की जगह कार्यक्रम किसी अन्य तिथि में होगा तो कार्यक्रम सफल नहीं होगा। मैं मुख्यमंत्री जी को ये कहना चाहता हूँ कि ये तो मात्र टेलर है, पिक्चर तो हमारे साथियों, ये देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ है। 14 अगस्त 1947 को हम लोग इस देश में ब्रिटिश हुकूमत के अधीन थे। ब्रिटिश हुकूमत के अधीन होने के कारण इस देश में बहुत सारे हक अधिकार हक वंचित समाज के लोगों को नहीं थे। यहाँ तक कि इस देश में सदियों से चली आ रही कुप्रथाएं भी थी, जिनमें विधवा विवाह न होना, बाल विवाह होना, महिलाओं को सती प्रथा जैसी कुरीतियों का सामना करना और भी ऐसी बहुत सारी कुरीतियां और प्रतिबंध लगा के हक वंचित समाज के लोगों को
गरीबी, बेबसी, लाचारी और जुल्म जाति का जीवन जीने के लिए मजबूर किया गया था। ये बात मैंने आपको इसलिए बताई कि आज भी आपकी समस्याओं में ये समस्याएं प्रमुख है कि रोटी, कपड़ा, मकान जो बुनियादी जरूरत है, खाने के लिए रोटी, पहनने के लिए कपड़ा, सर ढकने के लिए छत, पीने के लिए साफ पानी और आत्मसम्मान का जीवन, ये बुनियादी जरूरतें हैं। 75 साल की आजादी के बाद भी आज तक सरकारें अंतिम व्यक्ति को रोटी, कपड़ा, मकान, अच्छे कपड़े और पीने के लिए पानी की व्यवस्था कराने में कामयाब नहीं हो पाई। ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा फेलियर है। जो काम आजादी के 10 सालों के अंदर हो जाना चाहिए था, वो काम आजादी के 75 सालों के बाद भी नहीं हुआ है। इसका उदाहरण ये है कि देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन देते हैं। अगर इस देश में लोगों की जेब में पैसा होता, वो गरीबी के जीवन से निकल पाते, तो 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन नहीं देना पड़ता। क्योंकि भारत का खून स्वाभिमानी खून है। ये हाथ फैलाने में नहीं, मजबूती से संघर्ष करने में भरोसा रखता है, लेकिन इनको मजबूर किया गया है हाथ फैलाने के लिए, सिस्टम बना के किया गया है। मैं इसलिए आपसे कह रहा हूँ और मैं तर्क के साथ आपको कहना चाहता हूँ, मीडिया भी इस बात को दिखाएगा कि भारत के साथ साथ कई ऐसे अन्य कंट्रियां भी हैं, कई ऐसे देश भी हैं जो भारत के समकालीन या भारत के बाद आजाद हुए, और आज उन देशों में जाके देखोगे तो आपको एहसास होगा कि वो भारत से लगभग 50 साल आगे चल रहे हैं। जब एक समय में आजाद हुए देश अगर बहुत दूर न जाके यहीं चाइना को देखा जाए, भारत की इकोनॉमी, यहाँ के नेतागण 5 ट्रिलियन बनाने की बात करते हैं। अगर हम चाइना की इकोनॉमी से उसकी तुलना करें तो हम 1/4 पर भी नहीं पहुंच पाए हैं। एक समय में आजाद हुए देशों में इतना अलग अलग तरह का आर्थिक गैर बराबरी का जो उदाहरण मिलता है, ये इस बात का उदाहरण है कि आज भी इस देश का अंतिम व्यक्ति बुनियादी सुविधाओं से वंचित है। और मुझे कहने में कोई परहेज नहीं है कि इनमें भी दलित, आदिवासी और पिछड़े वर्ग के लोगों के हाल बहुत बुरे हैं। आज भी हमारी बहनों को घर चलाने के लिए कोल्हू पे काम करना पड़ता है, भट्टों पे काम करना पड़ता है, दूसरों के जमींदारों के खेतों में काम करना पड़ता है, सर में ईंटें उठानी पड़ती है। मुझे सबसे बड़ी पीड़ा तब हुई थी जब कोरोना काल में मजदूर शहरों से पलायन करके घर की तरफ चला था, और इन सरकारों के पास उन मजदूरों को देने के लिए, घर पहुंचाने के लिए ट्रेन की व्यवस्था भी नहीं थी। इस मेरे परिवार ने जो दूसरों के महल बनाता है, घर बनाता है, बिल्डिंग बनाता है, कंपनी बनाता है, इन अमीरों के पास कोरोना काल में इन गरीबों को का पेट भरने के लिए रोटी की व्यवस्था भी नहीं थी। मैंने देखा किस तरह मजदूर पलायन करके आया, कहीं ट्रेन के नीचे जाके मरा, कहीं भूखे पेट मरा, कहीं पानी की कमी के कारण मरा, और माँ अपने बच्चों को बैग की चैन के ऊपर अपने बच्चों को लिटा के सफर कर रही थी। पैर में छाले पड़ गए, हाथों में छाले पड़ गए, गले सूख गए, हृदय गति रुक गई, हजारों लोगों की जान गई, लेकिन यहाँ की और केंद्र की निकम्मी सरकार बैठ के गरीबों की मौत का तमाशा देखती रही। ये हमने अपनी आंखों से देखा। सबसे ज्यादा मजदूर अगर देश के किसी कोने में जाता है
तो वो बिहार का व्यक्ति है जो अपना पेट पालने के लिए अन्य दूसरे प्रदेशों में जाके रोजगार ढूंढने का काम करता है। ये इन 15-15 साल चली निकम्मी सरकारों की देन है, जिन सरकारों की वजह से आज भी यहाँ का पढ़ा लिखा नौजवान रोजगार नहीं पा पाता है और माताओं बहनों को भी घर को चलाने के लिए मजदूरी करना पड़ता है। गरिमाई जीवन देने का काम भी सरकार नहीं कर पाई है। आज जब हम लोग आजादी का अमृत उत्सव बना रहे हैं, अभी पार्लियामेंट में सेंट्रल हॉल में ये कहा गया प्रधानमंत्री द्वारा कि 75 साल हो गए हैं, ये अमृत काल है। ये कैसा अमृत काल है जहां एनसीआरबी का डाटा ये कहता है कि रोज महिलाओं के शरीर में धज्जियां उड़ाई जाती है, सामूहिक बलात्कार होते हैं, महिलाओं को तेजाब से नहलाया जाता है, महिलाओं की अस्मत को रोजा जाता है, महिलाओं को दफ्तरों में और दफ्तरों के बाहर और गांव में सामंती व्यवस्था के आगे अपने आत्मसम्मान की रक्षा वो नहीं कर पाती। ये भी हमारे सामने ही है और सरकारें कहती है और व्यवस्था कहती है कि भारत एक ऐसा देश है जहां महिलाओं को पूजा जाता है। मेरे बराबर में मीडिया की बहनें खड़ी है, नीचे महिलाएं जो पुलिस की नौकरी कर रही है वो बहनें भी खड़ी हैं। कभी उनके मन से भी पूछ के देखना कि रात को 10-11 बजे क्या वो उत्तर प्रदेश में, बिहार में या उत्तर प्रदेश में या देश के किसी भी प्रदेश में क्या ईमानदारी से निकल सकती है? नहीं। सच ये है वो अकेले तो छोड़िए, वो परिवार के साथ भी आज नहीं निकल सकती है। ऐसी ऐसी घटनाएं सामने आती है कि हृदय कांप जाता है और कुर्सी में बैठे नेता और उनके चाटुकार अधिकारी ऐसी ऐसी घटनाओं में आंखें बंद कर लेते हैं। जब मैं बिहार के साथियों से बात करता हूं तो पता लगता है 13 साल की बच्ची का रेप हुआ, 12 साल की बच्ची का रेप हुआ, 15 साल की बच्ची गायब हो गई, 2 सगी बहनें गायब हो गई, कहीं मार के 2 बहनों को लटका दिया गया। तो ऐसा महसूस होता है कि इस देश में गरीबों का और गरीबों में भी दलित पिछड़े आदिवासियों का, उनकी बच्चियों की इज्जत का कोई मोल नहीं है। यहाँ इस देश में कुत्ते, बिल्ली, बकरी, गाय, गधे, घोड़े की भी इज्जत है, उनके भी सम्मान है, लेकिन इंसानों का सम्मान नहीं है। तो ये महसूस होता है कि ये सरकारें किसका काम कर रही है? क्या ये गरीबों का काम कर रही है या ये अमीरों का काम कर रही है? यहाँ हमारे सेना में घोर जातिवाद और अपमान का सामना करने वाले हमारे साथी भी यहाँ मौजूद हैं, जो लंबे समय से इस गैर बराबरी और इस अन्याय के खिलाफ लड़ रहे हैं। लेकिन मुझे बड़े कष्ट के साथ कहना पड़ रहा है कि ये सत्ता के पास भी गए और विपक्ष के बड़े बड़े नेताओं के पास भी गए, लेकिन इनकी समस्या का समाधान सरकार नहीं कर पा रही है। इसका मतलब सरकार नहीं चाहती कि सेना के साथियों के तिरंगे को उठाने वाले साथियों का सम्मान होना चाहिए। सम्मानित साथियों, मैं किस की पीड़ा आपके सामने रखूं? मैं तो ये समझता हूं आज नहीं तो कल इस देश के नौजवान को अपने गरिमाई जीवन के लिए संघर्ष करने के लिए खड़ा होना पड़ेगा। और जब तक इस देश का नौजवान और इस देश में भी बिहार का नौजवान अपने पैरों पे खड़ा होकर इस जुल्म, जाति, गरीबी, बेबसी, लाचारी की बेटियों को काटने का काम नहीं करेगा, तब तक इन सत्ता में बैठे फर्जी मसीहाओं के जरिए आपकी जिंदगी बदलने वाली नहीं। सम्मानित साथियों, आप ये जानते हैं कि हमारे संतों, गुरुओं, महान पुरुषों ने अपने बच्चों का बलिदान देकर इस देश में संविधान के रूप में एक इतनी बड़ी शक्ति हमें दी, एक जीवित ग्रंथ हमें दिया जो संविधान अंतिम व्यक्ति को भी सम्मान का जीवन दिलाने की बात करता है, जो अंतिम व्यक्ति को भी गारंटी देता है रोटी, कपड़ा, मकान की, जो महिलाओं को भी पुरुषों के बराबर मुख्य धारा में खड़े होकर
सम्मान का जीवन देने की गारंटी देता है। लेकिन सम्मानित साथियों, आज जब हम आकलन करते हैं, चिंतन करते हैं, तो हमें महसूस होता है कि देश संविधान से नहीं चल रहा है। सत्ता में बैठे अधिकारी लोग संविधान को ताक में रखे प्रदेश को और देश को चलाने का काम कर रहे हैं। नौजवान परेशान है, किसान परेशान है, सेना का जवान परेशान है, होमगार्ड के भाई परेशान है, चौकीदार परेशान है, महिलाएं परेशान है, ममता बहनें परेशान है। और अगर कोई परेशान नहीं है तो वो आपके राजभवन में और आपके विधानसभा में बैठे आपके नेता जो मोटी मोटी तनख्वाह लेके अपना और अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं, अपने बच्चों को विदेशों में पढ़ाते हैं, अपने बच्चों का इलाज प्राइवेट हॉस्पिटल में कराते हैं और गरीब जनता को जुमला बोल बोल के बेवकूफ बनाने का काम करते हैं। मैंने पार्लियामेंट में अंतिम व्यक्ति के आवाज उठाने का काम किया, चाहे होमगार्ड के भाइयों की समस्या हो, चाहे चौकीदार भाइयों की समस्या हो, चाहे आशा आंगनबाड़ी बहनों की समस्या हो, मैंने सभी के लिए लड़ने का काम किया। पार्लियामेंट में मैंने ये कहा कि इस देश को अगर आगे बढ़ाना है तो इस देश में सबसे पहले ये जो शिक्षा का बाजारीकरण किया गया है, इस बाजारीकरण के जरिए जहाँ महंगी शिक्षा एक तरफ है, जहाँ अमीर के बच्चे पढ़ते हैं, और एक तरफ सरकारी शिक्षा है जहाँ गरीब के बच्चे पढ़ते हैं, इस भेदभाव को खत्म करना होगा। और प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से लेके मुख्यमंत्री विधायक सांसद और क्लास वन के अधिकारी से लेके और क्लास के कर्मचारी तक के बच्चों का, गांव के सरपंच से लेके और विधायक MP सबके बच्चों का की पढ़ाई सरकारी स्कूल में होनी चाहिए। जहाँ किसान का बच्चा बैठ के पढ़ता है, जहाँ मजदूर का बच्चा बैठ के पढ़ता है, उसी टेबल में मंत्री, विधायक, सांसद, मुख्यमंत्री, राज्यपाल का बच्चा भी पढ़ना चाहिए। तब जाकर जब DM का बच्चा उसी कुर्सी में क्लास में बैठा होगा, जब SP का बच्चा उसी क्लास में बैठा होगा और आपके मेरे गरीब परिवार का बच्चा भी उसी क्लास में बैठा होगा, एक समान शिक्षा मिलेगी, तब जाके शिक्षा के दरवाजे परमानेंट के लिए गरीबों के लिए खुल जाएंगे और ये गरीब अमीरों को काटने का काम करेंगे। जब मैंने आवाज उठाई तो सत्ता में बैठे लोगों को बड़ी तकलीफ हुई। जब मैंने आवाज उठाई तो सत्ता में बैठे लोगों को बड़ी तकलीफ हुई। वो तकलीफ इसलिए हुई कि जब मैंने प्राइवेट स्कूलों पे उनको बंद करने की बात की तो जिन नेताओं ने प्राइवेट स्कूल खोले हैं उनको लगा चंद्रशेखर तो उनके रोजगार को बंद करवा देगा। मैं ये कह रहा हूँ, नेताओं का रोजगार बंद होता हो तो हो जाए, गरीब के बच्चों के आगे बढ़ने का रास्ता बंद नहीं होना चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। आज अगर मैं अपनी बात को रख रहा हूँ तो इसी शिक्षा की वजह से रख रहा हूँ कि मुझे शिक्षित होने का मौका मिला है और मैं लोगों की समस्या को समझ सकता हूँ और सरकार को समझा सकता हूँ। मैंने ये कहा पार्लियामेंट में कि अगर इस देश को बदलाव करना है तो हेल्थ पॉलिसी में सुधार की जरूरत है। पूछा गया कैसी होनी चाहिए, मैंने कहा होनी ऐसी चाहिए कि गरीब के बच्चों को भी, गरीब आदमी को भी सरकारी अस्पताल में इलाज के लिए सरकार कहती है कि हमने बड़े अच्छे सरकारी अस्पताल बना दिए हैं। बिहार के लोगों को तो मैं ये कहूंगा कि मैंने बाढ़ में आपके तैरते हुए हॉस्पिटल देखे। मैंने आपके, आप छोड़िए गया को छोड़िए, मोतिहारी को छोड़िए, बक्सर को छोड़िए, मैंने तो पटना के हॉस्पिटलों में 2-2 फीट पानी भरा हुआ देखा है, स्ट्रेचर तैरती हुई देखी है, दवाइयां तैरती हुई देखी है। यही डबल इंजन की सरकार का विकास अभियान है। और मैंने कहा कि जो नेता गरीबों से कहते, जनता से कहते कि आपके लिए अच्छे अस्पताल बनवा दिए हैं, उन
चाहिए। प्राइवेट हॉस्पिटल में होता है, विदेशों में जाके होता है, 14 में होता है, मैक्स में होता है, और गरीबों का इलाज सरकारी अस्पताल में होता है। जहाँ क्योंकि हर आदमी सम्मान रखता है। हमारा उनका राजनीतिक विरोध है, उनके कार्यशैली अच्छी नहीं है, हम उनकी आलोचना कर सकते हैं, उनके द्वारा बोले गए झूठ को बेनकाब कर सकते हैं, जनता के सामने उनकी असलियत को रख सकते हैं, लेकिन किसी को गलत कहना व्यक्तिगत रूप से ये अच्छा नहीं है। इसलिए मैं अपने साथियों से कहूंगा कि वो समझदार बने। मैं आपको ये कह रहा था कि यहाँ के नेताओं को आपने भरोसा किया, आप चुनाव से पहले वो आपकी गली में आते, आपके पैर पकड़ते, आपको चाचा, ताऊ, भाभी, बहन, चाची, ताई, पता नहीं क्या क्या सब कहते हैं, शराब पिलाते, मिठाई खिलाते, कपड़ा लुटाते, सारे काम करते हैं। क्यों? क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने 4 बच्चों की कुर्बानी देके आपकी उंगली में वो शक्ति दी है, जिसको चाहे कुर्सी पर बिठा दो और जिसको चाहे कुर्सी से गिरा दो। अगर ये वोट की शक्ति आपके पास नहीं होती सम्मानित साथियों, तो आपकी बस्तियों में पैर रखने के लिए कोई नहीं जाता। ये बाबा साहब अम्बेडकर के संघर्ष का परिणाम है कि चुनाव के बीच में, चुनाव के समय ये लोग आपके बीच आते हैं, लेकिन चुनाव के बाद क्या 5 साल तक आप लोग इंतजार करते हैं कि नेता दोबारा दिखाई दे जाए, लेकिन नेता दोबारा नहीं आते। आप उनके दरवाजों में जाते हो तो वो गेट बंद कर देते हैं और ये कहते हैं कि नेता जी यहाँ नहीं। जिंदाबाद 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 चलिए भाई जवाहर साहब जी एक बानी ना चलते बनकर जय भीम। सबसे पहले बिहार आजाद समाज पार्टी कांशीराम का बिहार मुखिया होने के नाते मैं माननीय सांसद और पार्टी प्रमुख भीम आर्मी संस्थापक भाई चंद्रशेखर आजाद जी का बिहार की धरती पर स्वागत अभिनंदन करता हूं। मंच पे बैठे मेरे अभिभावक और बिहार के प्रभारी माननीय कमल सिंह बालिया जी, आज के कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि पूर्व मंत्री जी और मेरे मंच पे बैठे हुए सभी भाई बंधु और सामने बैठे जनता मालिक, मैं सबसे पहले होमगार्ड अभ्यर्थियों के लिए जो वचनबद्ध हूँ और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आप लोगों को बल देने के लिए, शक्ति देने के लिए और सरकार से आपकी नियुक्तियों को छीनने के लिए आए हैं, आप सबके भी तरफ से सांसद जी का आभार व्यक्त करता हूं। मैं एक बात बता दूं, मैं ज्यादा लंबा समय नहीं लूंगा क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आप ही की तरह मैं भी उनको नायक मानता और उनको सुनना पसंद करता हूं। और बाकी बिहार में आकर संगठन पे काम करेंगे, संगठन होगा तो आप राजा बनेंगे और शासक बनेंगे, अन्याय बंद हो जाएगा। तो मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को अवगत कराना चाहता हूं कि होमगार्ड अभ्यर्थी जो 2011 में सफल हुए उनकी नियुक्ति उनकी आयु को जो और 3 डिसमिल जमीन की बात नहीं कर रहा। और मैं चूंकि भाजपा जदयू सब यही है तो ये भाजपा वाले बार बार कह रहे हैं कि हम मुफ्त चावल बांट रहे हैं, उनको बताना चाहते हैं कि चावल छीट कर कौओं को फंसाया जाता है, कबूतरों को बाज को नहीं फंसा सकता। और भाई चंद्रशेखर आजाद जी के नेतृत्व में ये आंदोलन और मजबूत होगा और सरकार से दो हाथ संविधान के दायरे में हम करेंगे। मैं अपना सारा समय समर्पित करता हूँ माननीय राष्ट्रीय
चल बेकार तू पहले से करे के ऐसे गोर आगे करना ना जय भीम बाबा साहेब बाबा साहेब आजाद समाज पार्टी आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी बहुत बहुत आभार। बिहार की जनता वाली बात जानते हैं कि जो सरकार है यहाँ सत्ता में बैठी है उन्होंने प्रदेश को सिवाय समस्याओं के सिवाय शोषण के अत्याचार के लाचारी बेरोजगारी के और कुछ नहीं दिया है। लेकिन आज आपके पास और वो विकल्प है, उनका नाम है एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद। एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद तमाम भीम आर्मी पार्टी का कार्यकर्ता तो पूरे देश में बहुजन समाज के मान सम्मान के लिए लड़ रहा है साथियों। जनता से देखा मैं बस इतना ही कहूंगा कि आज आप सबने अपनी ताकत दिखा करके इस रैली को संभालने का प्रयास किया। आपका आभार। आप शांतिपूर्वक अपने नेता को चुनिए तो नेता आपके मान सम्मान को दिखाने के लिए लड़ रहा है। बस इतना ही कहूंगा कि आप सभी को ध्यानपूर्वक शांति बना करके भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद को सुनना है। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद। बढ़े तो पूरे बिहार के भीम आर्मी और होमगार्ड के अभ्यर्थियों के साथ मुख्यमंत्री निवास का और एक मुद्दा है बिहार के SC ST कर्मचारियों को प्रमोशन नीतीश कुमार जी ने रोक दिया है, जबकि और जो है OBC के EWS के और जनरल के अभ्यर्थी और जो नौकरी कर्मी है उनको प्रमोशन दे रही है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का हवाला दे करके नीतीश जी बिहार में हमारे कर्मचारियों का प्रमोशन रोक करके रखे हुए हैं। तो हम आपको यही कह देना चाहते हैं कि हमारे कर्मचारी लोग अभी सहमे हुए हैं, लेकिन कर्मचारियों के साथ अब भीम आर्मी खड़ी हो गई है और कर्मचारियों के हक अधिकार के लिए भी नीतीश कुमार जी से सवाल और जवाब पूछा जाएगा। एक मुद्दा और है कि बिहार में चौकीदार और रद्दखदार की नियुक्ति की प्रक्रिया बिहार की सरकार ने बदल करके उसको सबके लिए खोल दिया है। तो नीतीश कुमार जी से हम पूछना चाहते हैं कि जब बिहार में मछली का व्यवसाय सिर्फ एक जाति के लोग करते हैं और आजादी के पूर्व से चौकीदार और दफदार की नौकरी एक ही जाति के लोग करते आ रहे हैं, दलित समाज के लोग करते आ रहे हैं, पसवान समाज के लोग करते आ रहे हैं। तो नीतीश कुमार जी आपको पसवानों के सिर्फ चौकीदारी जिससे रोजी रोटी और परिवार का 2 टाइम का भोजन और पालन पोषण होता है उसको खत्म करके और उसके सीटों को जनरल को दे करके आप जो पसवानों के पेट में लात मारने का काम कर रहे हैं। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हम बाबा चौहड़मल के वंशज हैं। जब तक आपका आकड़ शांति हुई अनुशासन का परिचय बिहार का भोजन नहीं देना आप सबके बीच बहुजन गायक विकास राव जी एक छोटा सा सॉन्ग गाएंगे, उसके बाद हम अगले वक्ताओं को बुलाएंगे।
के मानने वाला लोग ऐसा तो भैया बाबा साहब के भैया शांतिनाथ जब तब तक मजा नहीं कि सुन लो बहुजन भाई न शोषण वाद करे जो दुश्मन तो जान पे खेल के लड़ना है। अब भारत में हर वर्ग का सभ्य समाज चाहिए। हम चैन से नहीं रहेंगे, भीमराज चाहिए। न जुल्म सहेंगे, भीमराज चाहिए। विकास भैया जिंदाबाद। कि एक वो दिया करा कि भैया के नमरा अरे भैया के के अरे लड़ल बेखौफ जैसे अरे अरे गरजल शेर जैसे है पहचान बा। देश में चर्चित रावण जी के नाम बा। ज्योति पासवान जी को दुआएंगे और अपनी पानी रखोगे। भीम आर्मी जिंदाबाद, आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद, चंद्रशेखर आजाद जिंदाबाद, कमल सिंह वालिया जिंदाबाद। मैं बिहार ही नहीं पूरे देश के अंदर बहुजन समाज में जन्मे सभी महापुरुषों को नमन करने के साथ साथ मैं यहाँ स्टेज पे बैठे हमारे भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद जी और भीम चंद्रशेखर आजाद जिंदाबाद, चंद्रशेखर आजाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, आजाद जिंदाबाद, जिंदाबाद ज्योति पासवान जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, कमल सिंह वालिया जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया। आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद।
बब्बर सर का स्वागत करने के लिए सर यहाँ पर प्रस्तुत हो गए। अरे आप लोग हाथ दीजिए ताकि पता चलो। अंदर जाओ, अंदर जाओ।